पहला सौदा 10 के दमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत सिंह और मेरे साथ हैं शैल भटनागर जी। बढ़िया प्रदर्शन देखने को आज नहीं मिल रहा है। हेमंत जी कैसे हैं आप? कैसे रही आपकी छुट्टी? 2-3 दिन की? हाँ, माता जी ठीक? बहुत ही शानदार। वो 1966 में एक झुमका गिरा था, हाँ, बरेली में गिरा था। अभी तक मिला नहीं, क्या चल रहा है वहाँ पे? ढूंढ रहे हैं, तलाश जारी है। कभी ना कभी तो जरूर मिलेगा। गिरा है तो मिल जाएगा। बरेली के लोग बहुत ही शरीफ हैं। जी हाँ। अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो हेमंत जी बता रहे थे कि बरेली में स्विगी और जोमेटो भी शुरू हो गया। ये कर रहे हैं छोटे छोटे शहर यूपी के, और बड़ी तसल्ली होती है। बहुत अच्छी खबर है। कम से कम अच्छी अच्छी चीजें जो हमें आदत है ना बम्बई वालों को ऑर्डर करने की, वो हम आदत वहाँ भी यूज कर रहे थे और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। कल इलेक्शन है आपके? बिल्कुल, हमारे इलेक्शन है और वही बीजेपी की लहर नज़र आ रही है। संतोष गंगवार साहब खड़े हैं वहाँ से। गंगवार साहब बहुत ही बढ़िया, उन्होंने पहले भी देखिए हर बार जब वो खड़े हुए हैं तब मेजॉरिटी के साथ वो आए भी हैं लौटकर। और एक चीज़ नज़र आ रही है कि पैसा बहुत खर्च हो रहा है इस इलेक्शंस पर। सभी पार्टी मतलब इतना खर्च कर रही हैं कि अगर आपको घर में कुछ काम कराना है तो आपको लोग नहीं मिलेंगे, वो सब लोग लगे हुए हैं इलेक्शंस में। हेमंत जी ये देखिए, जब ये इलेक्शन का दौर शुरू हुआ था तब ये एक उम्मीद जताई जा रही थी कि $10 बिलियन तो सरकार खर्च करेगी इस इलेक्शन पे, जो कि 6-7 सत्रों में है, और लगभग इतना या इससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स खर्च करेंगे। बिल्कुल। तो यूँ समझिए $20 बिलियन का जो एक कैश इंजेक्शन आ रहा है बाजार में पिछले 2-3 महीने से, वो आपको जो रंगरलियाँ जो बाजार में दिख रही हैं शायद उस वजह से भी हैं। बिल्कुल। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन मार्केट देखिए ये अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दबाव के साथ ही कारोबार हुआ। आज तो क्रूड ने मूड खराब कर दिया। जी हाँ, 6 महीने के हाई पे है क्रूड, $74 के ऊपर है। पिछले 5 हफ्ते से इसमें तेज़ी चल रही है और इसी हिसाब से रुपया भी 6 वीक के लो पे है। कौन कहता है बाजार में सिंक्रोनोसिटी नहीं है? 6 वीक का लो रुपए पे और 6 महीने का हाई क्रूड ऑयल पे। आप देखिए कि बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है टेक स्टॉक्स में। TCS अक्टूबर के हाई के आसपास चल रहा है, टेक महिंद्रा मार्च के हाई के आसपास चल रहा है, विप्रो ही है जो अपने $770 के हाई के नीचे 720 पे चल रहा है। माफ़ कीजिए, इन्फोसिस और विप्रो भी जो अपने 290-92 का हाई था उसके आसपास ही है। तो टेक में तेज़ी और ऑयल कंपनीज़ में थोड़ी सी गिरावट। हमारे साथ चंदन तपाड़िया साहब जुड़ गए हैं और किरण जाधव साहब भी हैं। आप दोनों का स्वागत है। चंदन जी बताइए, कैसी रही 2-3 दिन की छुट्टी, क्या किया आपने? देखिए सूरत गया था और वहाँ पे फैमिली फंक्शन था। क्या बात है? काफ़ी आनंद लिया वहाँ पे जी। और बट बाजार थोड़ा सा नर्वस कर रहा है 2 दिन से। मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पे पोज हुआ है और इंटरेस्टिंग बात है कि वोलेट इंडेक्स है वो बढ़ रहा है। जो इंडिया वीक्स है वो लगभग आज भी 6% बढ़ा है, 24 के आसपास है। और ये जो 2018 में LTCC के टाइम में जो 24 का लेवल था उसके आसपास आया है। तो उसके चलते 500-600 पॉइंट का मूवमेंट अदर साइड में बाजार में आता हुआ बन रहा है। तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को थोड़ा सा वो सावधानी की चिंता यहाँ पे रहेगी, वो ध्यान रखना जरूरी है। बट ओवरऑल इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो मीडियम टर्म बाजार का इंटेक्ट है। जब तक 11,600 का लेवल होल्ड कर रहा है, वापस यहाँ पे पोटेंशियल है कि 11,760 तक के लेवल बाजार छोड़े। ठीक बात है। और आपके पिक्स बताइए चंदन जी, क्या है? जी हाँ, देखिए पिक्स की बात करें तो आज पूरे मार्केट में ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर है, बट सेलेक्टिव काउंटर है जहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट वेज आएंगे। और हम अभी तक वही अप्रोच अपना रहे हैं कि जो काउंटर में स्ट्रेंथ है उन्हीं को यहाँ पे सेलेक्टिव पिक करें। तो पहला ट्रेड यहाँ पे हम टेक महिंद्रा की तरफ सजेस्ट करेंगे। IT काउंटर में यहाँ पे रुझान है, CNX IT होल्ड कर रहा है। और देखिए टेक महिंद्रा स्टडी अप मूव बन रहा है, लो बीटा काउंटर है तो रिस्क भी कम है, पिछले 2-3 वीक से परफॉर्म कर रहा है। प्राइस सेटअप पॉजिटिव है, बिल्टअप यहाँ पे इंटेक्ट है। तो इस काउंटर में अप मूव बनना चाहिए। 792 का स्टॉप लॉस, 832 का टारगेट। और दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा ICICI प्रू का। देखिए इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है और काफ़ी एक कंसोलिडेटिव मूव का जो मेजर ब्रेकआउट है वो ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ में आज 8-9% का ओपन इंटरेस्ट है। और रिसेंट जो पिछले 8-10-12 दिन के जो लेवल है उसके ऊपर क्लोज होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अप मूव बनना चाहिए। 358 का स्टॉप लॉस है, 390-392 तक के यहाँ पे टारगेट बनने चाहिए। चलिए, जाधव साहब हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से। किरण जी, क्या हाल चाल आपके? क्या किया आपने वीकेंड पे और आपकी पिक्स कौन कौन सी हैं? देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग। और इस वीकेंड तो हम दोस्तों के साथ गोवा गए थे, तो उधर बहुत धूम मचाई है। तो संडे को वापस आ गए और आज आपके साथ बैठे हुए हैं। तो गोवा में आपने क्या क्या किया ये तो हम आपसे ऑफ द रिकॉर्ड ही पूछेंगे। लेकिन पिक्स बताइए। मैं वही बोल रहा था, ऑफ द रिकॉर्ड हम बात करेंगे क्या क्या किया। बताइए आज कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर है? मार्केट पर व्यू भी दीजिए।
बिल्कुल। मेरा बाय कॉल रहेगा डीसीबी बैंक पे। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न, शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न, सारे के सारे पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट एडिशंस डेरिवेटिव डेटा में काफी अच्छे देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि मैंने जो कॉल दिया था तब काफी नीचे था, 204 के करीब था, अभी 208 तक पहुंच गया है। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, तो अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट भी रिवाइज करने चाहिए। अभी 204 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं आज 212 213 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, पर इधर बेचना नहीं है। एक बार ये 210 की लेवल क्रॉस करेगा तो एक न्यू टेरिटरी में चला जाएगा और काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। मेरा मानना है कि ये एक्सपायरी तक रखे तो ये स्टॉक करीबन 220 225 लेवल भी टेस्ट होता नजर आ सकता है। तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। दूसरा कॉल है, शॉर्ट कॉल है जस्ट डायल। इस पे बिकवाली की सलाह है। इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल आज तोड़ी है, जो पिछला स्विंग लो था वो भी टूट गया है और वो लेवल था करीबन 571 का। तो 575 या 580 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशंस बनाने चाहिए। आपको कल तक 535 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। मार्केट का व्यू मेरा मानना है कि ये रेंज बाउंड ही रहेगा। निफ्टी करीबन 11,700 11,610 इस रेंज में रहेगा। थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी की बात करें तो 29,800 30,000 ये रेंज रहेगी। जी जादव जी, आपने बैंक निफ्टी की बात करी, 29,000 2800 की आपने रेंज बताई। मैं इस पे आपकी राय और लेना चाहूँगा। लगभग 22 के करीब जो हमारे बैंकिंग फ्यूचर्स हैं, 23 में से टोटल जो लिस्टेड हैं उनमें से 22 गिरे हुए हैं और बैंक निफ्टी में 2 दिन की लगातार गिरावट देखी जा रही है। जिस हिसाब से बाज़ार का माहौल है, क्रूड ऑयल तेज़ हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, आपको लगता है कि बैंक निफ्टी में गिरावट का दौर लंबा चल सकता है? हालांकि ये कंसोलिडेट किया है लगभग पिछले 2 हफ्ते से। है कि जब तक 29,700 होल्ड करता है तब तक बिकवाली की सोचे नहीं, नीचे में खरीदना ही चाहिए। और अगर ये 29,700 टूटता है तो मैं मानता हूं कि काफी बड़ी डाउनसाइड देखने को मिलेगी। तो फिर वो डाउनसाइड करीबन 29,300 29,250 की भी हो सकती है। तो मैं इस लेवल को टूटने की राह देखूंगा शॉर्ट करने के लिए। नहीं तो इन लेवल्स के नजदीक आता है तो बाय करके चलना चाहिए, एक बाउंस बैक आएगा। चलिए चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए। बाजार में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। आपने टेक महिंद्रा की बात करी जिस पे आपने एक बाय कॉल दिया भी। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा टीसीएस पे 4 दिन से लगातार तेज़ी और स्टॉक अपने अक्टूबर 2018 के हाई के आसपास। आपकी राय टीसीएस पर? जी हाँ, देखिए टीसीएस में हम लगातार यहाँ पे पॉजिटिव बना रहे और इनफैक्ट रिजल्ट के टाइम हमने यहाँ पे कोलेडर स्प्रेड के साथ में ट्रेड किया, जहाँ पे आप मूव के साथ में टाइम वैल्यू को ईट करने का बेनिफिट मिला था। प्राइस सेटअप की बात करें तो इसमें देखिए 2100 की कॉल में राइटिंग थी, वहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिली। अभी 2150 की कॉल में भी प्रेशर है और सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और टीसीएस यहाँ पे दिग्गज है, वो बाजार को होल्ड करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस यहाँ पे इंटेक्ट है। किसी के पास पोजीशन है तो 2135 का सपोर्ट के साथ पोजीशन रखी जा सकती है। ऊपर में एक बार 2200 तक के लेवल है अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि पिछले 4-5 दिन से चल चुका है, बट फिर भी पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस के साथ इसको अटेम्प्ट करने की सलाह रहेगी। तो इस हाँ जादव साहब, आपकी राय लेना चाहेंगे जेट एयरवेज पे। ये अपने एफएनओ बैन में से निकला है और मार्च 2008 का जो हमने बड़ा ज़बरदस्त ग्लोबल क्राइसिस देखा था, वहाँ के लो से इसने आज बाउंस बैक किया है। 11 साल का जो इस पे लो लगा, लगभग 129 रुपये मैंने सुबह प्राइस देखा था, इस वक्त 10 रुपये ऊपर। कोई बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर अगर हो तो आप उसके लिए क्या राय देंगे? देखिए बहुत ओवरसोल्ड है, इसलिए मेरा मानना है कि इधर छोटी सी खरीदारी कर सकते हैं, क्वांटिटी कम रखे। आज के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और बाउंस बैक में आपको अगले 3-4 दिनों में करीबन 168 तक ये स्टॉक जाना चाहिए। पर जिस तरीके की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिली, इधर से बहुत बड़ी अपसाइड इमीडिएट एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा, डीएचएफएल आज हम मुनाफे की तैयारी में भी चर्चा कर रहे थे कि ये स्टॉक का क्या खुलते ही बेच देना चाहिए। देखिए अब ये है 9.5% नीचे प्रेशर दिखा रहा है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी कुछ फंड्स ने 160 पर बेचा और देखिए उन्होंने 160 पर बेचा और आज भाव हो गया है 143। आज भी अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं, लेट्स सी किसका नाम निकल कर आता है सामने। लेकिन ये स्टॉक कहाँ तक नीचे जा सकता है? सुबह चर्चा चल रही थी, सब कह रहे थे 140 150 तक जाने की जगह रखता है, तो 140 के करीब आ गया है। 150 के नीचे क्या और डाउनसाइड रिस्क किरण नजर आ रहा है आपको इसमें? हाँ, मेरा मानना है कि डाउनसाइड तो है इसमें और भी। मेरा टारगेट करीबन 133 131 ये लेवल्स रहेंगे, वो आने चाहिए, वो अच्छा सपोर्ट है।
और अभी जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है, सवेरे से आप बातचीत कर रहे हैं, मैं सुन रहा था, तो उसमें करीबन 148 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा अभी। और साथ में आर कैप पर भी व्यू दीजिए, क्योंकि ये भी 9-9.5% नीचे, हालांकि एफएनओ के बैन में है। इसमें आपको नीचे के लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं? ये वापस एक बार वो जो पैनिक बॉटम था फरवरी सीरीज का, करीबन 108 105, वो लेवल्स आते नजर आ जाने चाहिए अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। इधर इतनी गिरावट होने के बावजूद शैडो इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड पोजीशन में कंप्लीटली नहीं गए, तो अभी भी डाउनसाइड इस स्टॉक में है। चलिए, तो यहाँ पर और डाउनसाइड रिस्क बना हुआ है, लेकिन आप देखिए करीब करीब दिन के निचले स्तर के आसपास ही भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं। सुदर्शन सुखानी साहब astro-analytics.com के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखानी साहब, स्वागत है। मार्केट पर आपका व्यू जानना है, और आप कौन से स्टॉक्स पर आज ट्रेड लेना चाहते हैं वो भी दीजिए। जी देखिए, मार्केट का व्यू ये है कि जो ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ था वो आज वापस उसके अंदर निफ्टी आ चुका है, इसलिए अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस है उनको क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन अभी भी शॉर्ट सेलिंग के लिए बाजार खुला नहीं है, क्योंकि लोअर एंड का जो सपोर्ट है 11,500 का वो बरकरार है। उस सपोर्ट के टूटने पर शॉर्ट भी करना चाहिए। अब हम वापस ट्रेडिंग रेंज में हैं, इस रेंज में कोई ट्रेड इस समय नहीं बन रहा है, बाद में देखेंगे। निफ्टी में और ख़रीदारी और बिकवाली कुछ बनती नहीं है, लेकिन शेयरों में जिंदल स्टील खरीदिए, 181 का स्टॉप और 188 तक का टारगेट लेके चलिए। और फाइनेंशियल्स फिर कमज़ोर हो गए हैं, मैं फाइनेंशियल्स पर बुलिश था भी नहीं। इंडिया बुल्स हाउसिंग बेचिए आप, 792 का स्टॉप और 764 का, 792 का स्टॉप और 764 का एक टारगेट लेके चलिए, पर जनरली फाइनेंशियल्स कमज़ोर रहेंगे। चलिए सुखानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं आप कि ट्रेड से ज़रा दूर रहें, और अगर बेचना ही हो तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बेचें। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं श्री सुनील जी, सुंदरम म्यूचुअल फंड से। आपका स्वागत है सुनील जी, कैसे लग रहा है आपको? बस ठीक है। अच्छा, ये जो गिरावट है इस पर क्या व्यू है सर? ये छोटा मोटा करेक्शन है जो हम लोगों ने तैयारी कर रखी है 12,000 की, वो सब बरकरार आएगा ना? साड़ी भर रहा है सर। ये देखिए, ये है कॉन्फिडेंस। क्या व्यू है सर? क्या व्यू अच्छा ही है। देखिए, ये 2 दिन में ये ऊपर नीचे तो चढ़ाव रहती रहेगी, मगर अंडरलाइंग फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। बहुत इकोनॉमिक और वर्ल्ड इकोनॉमी की डाउन टर्न में से लिक्विडिटी की जो फ्लो, सो हमारे ख्याल में ये गुड टाइम टू इन्वेस्ट। जी, गुड टाइम टू बाय। हाँ, सुनील जी, 2 इलेक्शंस के फेजेस हो चुके और अभी 5 बाकी हैं, एक कल भी है, माफ़ कीजिए परसों भी है। बाज़ार में आपके हिसाब से क्या व्यू लग रहा है? किस हिसाब से फंड मैनेजर्स या जो बहुत ज़बरदस्त अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं जिनसे आप बहुत अक्सर बात करते रहते हैं, उनका मूड और रुझान कैसा है? देखिए, अब तक की जो वोटिंग परसेंटेज से एग्जिस्टिंग सिनेरियो के लिए सपोर्ट ही दिख रहा है। अच्छा, उनके व्यू में क्या है कि देखिए, एज लास्ट 3-4 इलेक्शंस में क्या बदलाव आई है कि वोटिंग एज का जो 18 और हमारी यूथ जो उस एज ग्रुप में घुस रहे हैं, वही बहुत एक्टिव इन टर्म्स ऑफ आज एक जानकारी जो आप लोग के चैनल और ऐसे सब करें कि वोट डालो वोट डालो वोट डालो, इससे वोटिंग परसेंटेज जो आ रहा है, तो एक जो सिक्योरिटी का माहौल अपनाया है मोदी जी ने इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, उससे एक लिंक लगता है कि लोग क्लियर है कि सिक्योरिटी के वास्ते अभी जाके गिरा देश की रक्षा के लिए, वो एक कॉर्ड स्ट्राइक होता है, ऐसे एक फीलिंग है विच हमारे लिए। तो हेमंत जी, सुनील जी, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। कल मैं शाम को हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हैं लक्ष्मण रॉय साहब, वो पूरे यूपी का दायरा कर रहे थे, तो मैं उनसे शाम को बात कर रहा था करीब 9 बजे। तो उन्होंने मुझे एक कमाल की बात बताई। वो बहुत लोगों से बात करते हैं और बिना माइक के, तो आपको पता नहीं कि एक आपसे पत्रकार बात कर रहा है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने इस ब्रैकेट में बात करी जो 18 साल का वोटर है और 22 साल का वोटर है। यूपी एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे जमा हुआ है, लेकिन ये जो एक नया वोटर आया है वो ये कह रहा है कि भाई मुझे कास्ट के हिसाब से वोटिंग नहीं करनी, मुझे ये देख के वोटिंग करनी है कि ये पार्टी या जो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने देश के लिए क्या किया और क्या कर सकती है। तो मेरा ये रुझान नहीं है कि मैं अपनी कास्ट को वोट करूं। आई विल वोट द पर्सन जो इस देश के भले के लिए काम कर रहा है। ठीक बात है, वो एक चीज़ है। और एक चीज़ जो है यूपी में जो खबर आ रही है कि बसों से जो एक एनमिटी रही है जी, सडनली आप जाके कहो कि अभी हम दोस्त बन गए हैं,
तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पार्टी की थी जी, मगर अभी दूसरे पार्टी को दे दिया है, तो जो उनके ट्रेडिशनल सपोर्टर्स है वो इतनी दिन से इनको गाली दे रहे हैं, इनके नफरत कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, आज जाके प्लेट बदलने से एक न्यूट्रल पार्टी जो कि कास्ट बेस में नहीं है मगर एक देश की सिक्योरिटी और देश की उन्नति के ऊपर बात कर रहा है, तो शायद दैट्स अ बेटर ऑप्शन। जहाँ तो मैं इतने साल से उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ और अभी जाके उन्हीं को वोट दे, वो एक ग्राउंड लेवल में एक चीज। और सेकंड, मैंने सिक्योरिटी की बात करी, अभी के जो फीडबैक आप देख रहे हैं जो रैलीज में, जब भी ये सिक्योरिटी की बात उठती है तो लोगों का एक जबरदस्त रिस्पॉन्स, जोश, जैसे अभी फेवरेट 4 लेटर वर्ड हम कह सकते हैं कि जोश। सो वो एक अच्छी चीज़ है, बाकी का तो देख बिल्कुल। लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और ये आपने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया समझाया। ये जो चेंज आ रहा है ये तो मैंने भी खुद अभी अनुभव किया जब मैं इस दौरे पर था, तो बढ़िया ये तो अच्छी बात है। तो गिरावट में क्या खरीदना चाहिए ये बताइए, जिन लोगों ने ये बस को मिस कर दिया, आज मौका है, किस तरह के 3 C's क्या क्या है? 3 C's क्या है? फर्स्ट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ठीक है। सेकंड इज साइक्लिकल्स एंड कैपिटल गुड्स, राइट, बिकॉज ये नेचुरल कोरोलरी है। मैं लॉजिक भी बताता हूं आपको, है इस बार, है ना, कैपिटल गुड नंबर्स, हाँ, क्योंकि नंबर्स भी है, ऑर्डर बुक। और क्या है कि जैसे ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है और सेक्टर के अंदर लो एंड कंज्यूमर, बट ओवरऑल कंजम्पशन की टॉप लाइन बढ़ने के कारण ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ के कैप गुड्स की रिवाइवल, तो ये दोनों लिंक्ड है। और तीसरी जो ओवरआर्चिंग है, कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि चाहे वो रिटेल में स्पेस हो, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को तो फाइनेंसिंग की जरूरत है और एनबीएफसीज नहीं है उस जगह पर, और कैपिटल गुड्स फाइनेंसिंग के लिए कॉर्पोरेट बैंक्स की जरूरत है। तो अगर ये 3 C's आप पकड़ के इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी भलाई होगी। चलिए सुनील जी, आपके लिए 2 प्रश्न। एक तो क्रूड ऑयल $74 बैरल के ऊपर हो गया है 6 महीने की हाई पर, आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसा दम है कि ये बाजार को थोड़ा हल्का कर दे इस लेवल से? नहीं, वो मान लेता हूँ कि बाजार थोड़ी सेंसिटिव है जी 2 चीज़ों के ऊपर। एक हमारे डोमेस्टिक बाजार, क्योंकि जैसे ऑटो, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पे इंपोर्टेड कंपोनेंट्स बहुत होते हैं, तो ये क्रूड का हमारे देश में देखें, कोई और देश में ऐसा कोरिलेशन नहीं है। हमारे देश में क्रूड प्राइस और डॉलर और रुपी डॉलर का एक बहुत क्लोज गठबंधन होता है। तो बाकी जो FIIs भी ना, जब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, उनके लिए बिगेस्ट डिट्रैक्शन होता है कि क्या करेंसी डिवैल्यू होगी तो मेरे लॉस हो जाएगी। तो जब भी क्रूड बढ़ता है तो FIIs सावधान हो जाते हैं कि क्रूड के कारण इंडिया ऐसी देश है, बाकी ब्रिक्स में ब्राजील एक्सपोर्टर है कमोडिटीज का, रशिया ऑयल का एक्सपोर्टर है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग की साइकिल है, और साउथ अफ्रीका भी मिनरल्स को एक्सपोर्ट करता है। ये सब बदतर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है जहां पे उनको डिवैल्यूएशन से बेनिफिट मिलती है। खाली हम ऐसे देश हैं जो इतनी हेवी डिपेंडेंस ऑन क्रूड और उसके ऊपर करेंसी। तो FII के फ्लोस भी ये 74, इतने दिन से हम कह रहे थे कि 65 to 75 में ट्रेड होगा, 75 के ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक डिमांड सिनेरियो इंटरनेशनली रिसेशन के कारण वीक है। मगर ये 75 अगर पार कर दिया, तो आप टेक्निकल रुझान से आप भी बात करते होंगे, उसमें देखेंगे कि अगर ये 75-80 जा रहा है तो नेचुरली एक कॉशन आएगी कि डोमेस्टिक। तो 5 हफ्ते की लगातार तेजी क्रूड ऑयल में हो रही है, आपके हिसाब से अगर हम डिफेंसिव प्लेज ना भी देखें तो सिर्फ इन 3 ही सेक्टर्स पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि इनका क्रूड ऑयल से कोई लेना देना नहीं, कंज्यूमर, कमर्शियल बैंक्स और कैपिटल गुड्स और साइक्लिकल्स। करेक्ट। तो यहाँ मैं कहूँगा कि क्योंकि क्रूड में ये जो डाउट अभी आ गया है, तो उसमें करेंसी में डाउट आया है, तो IT एक सेफ्टी प्ले कॉन्स्टेंटली रखना चाहिए, माने उसको इग्नोर ना करना। जब वो, क्योंकि क्रूड की डिप्रिसिएशन से रुपये की डिप्रिसिएशन होगी तो नेचुरली IT कंपनी की भलाई होगी। तो एक IT अभी इस माहौल में भी विद द रिजल्ट सीजन भी मैं कहूँगा कि एक कांस्टेंट पोर्शन IT में रखना चाहिए एज ए सेफ्टी प्ले, क्योंकि वहाँ पे एक विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स थोड़ा क्लियर दिखता है कि ये है, और अगर डिप्रिसिएशन होगी तो और भी थोड़ा बेनिफिट मिल सकती है। ठीक बात है। तो देखिए IT ये वो पॉकेट है जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा भी रहा है। तो आज सुनील जी का फोकस अब आप समझ ही गए IT सेक्टर पर है। तो ये जो आप लोग पैसा देते हैं फंड मैनेजर्स को, फंड मैनेजर्स पैसा लगाते हैं, आप देखिए भाव सारी IT कंपनियों के मजबूत। लार्ज कैप या स्मॉल कैप IT, थोड़ा और हिंट दीजिए, या दोनों आपको पसंद है? नहीं, दोनों पसंद है। तो ऐसा नहीं कि एक कोई दिग्गज IT कंपनी, तो सारी IT कंपनियां जो अच्छी वाली का एक ग्राफ दिखा देते हैं, फिर सुनील जी का रिएक्शन देखते हैं कैसा रहता है।
स्टॉक्स के बारे में तो बात करेंगे नहीं, लेकिन ये बढ़िया प्रदर्शन देखिए सारे के सारे स्टॉक्स आज के सत्र में दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो जेट के साथ हुआ, आप लोगों का एविएशन पर कोई था व्यू? कॉल नहीं था। स्पाइस जेट स्टॉक्स पे से तो आप बात नहीं करेंगे, तो इस सेक्टर से आप दूर ही हैं, दूर ही रहना चाहिए। हमने टिकट खरीद के साइड लाइन में वेट करते बस आप टिकट लेते हैं, कंजम्पशन में पार्टिसिपेट करते हैं, शेयर में नहीं। चलिए, लेकिन वो आज देखिए, आज भी ये बहुत ही कहते हैं ना, टर्बुलेंस जो है इसमें बढ़ गई है, ऊपर नीचे दोनों ही तरफ ये भागता हुआ। अच्छा, हम लोग बात करते हैं शैल जी, आर कैप की अब हो गया 12% नीचे। ये देखिए, ये पिछले हफ्ते से जो कॉल हम लोग कह रहे थे बृहस्पतिवार से भी, ये हाई डेट वाले स्टॉक, जिस दिन जेट की घटना हुई थी उस दिन हमने कहा अगर एक स्टॉक गिर सकता है तो जेट के बाद, जेट जितना तो नहीं गिरेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो ये हो सकता है। और देखिए गिरता ही जा रहा है धीरे धीरे करके, और क्या वॉल्यूम्स हुए हैं आज यहाँ पर। DHFL में भी देखिए अब हो गया 8% नीचे। तो हाई डेट वाली कंपनियां साफ तौर पर, आर इंफ्रा देखिए ये 5% नीचे। DLF ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब आप देखिए जब से वो खबर आई एक फंड ने बेचा है, अब आप देखिए यहाँ पर भी दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। इस स्टॉक पर एक व्यू दीजिए किरण जी। आज रियल एस्टेट सेक्टर ने भी दबाव दिखाया है, और सबसे ज़्यादा गिरने वाले 2 सेक्टर्स में इस सेक्टर का भी नाम आगे है, और इस स्टॉक ने और इस पूरे पॉकेट ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था पहले। DLF में कोई व्यू है आपका इस समय, क्या बेचना चाहिए? DLF बेच के चलना चाहिए। 179 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अभी तोड़ी है 178, 178.50 की, और नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है वो आता है करीबन 170 और उसके बाद 167। तो ये दोनों टारगेट्स मान के चलने चाहिए, शॉर्ट पोजीशंस रखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं सुनील जी से दोबारा। सुनील जी, आपसे अक्सर बहुत सारे निवेशक जो हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स और जो SIPs करते हैं फंड्स में, आपसे मिलते रहते होंगे। आप ओपन हाउसेस भी बहुत करते हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के बिहाफ पर। आपके हिसाब से क्या राय बन रही है उन लोगों की, खासकर वो जो इस वक्त बाज़ार में निवेश नहीं कर पाए? क्या वो वापस आना चाहते हैं? थोड़ा उनके मन में इस बात का गुबार है कि इतनी ज़बरदस्त रैली हमने छोड़ दी मार्च की। उन लोग जो बाज़ार में पैसा नहीं लगा पाए इस वक्त, आप क्या राय देंगे? मैं राय ये दूंगा कि देखिए, मार्च में ऑलरेडी आपने देखा कि करीबन दुगना फरवरी के माफिक हो गया था रिटेल इन्वेस्टर का फ्लो जी, राइट। तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टर्स ऑलरेडी सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में उन्होंने ये देखा कि हम ये रैली मिस कर रहे हैं और ज़बरदस्त पैसा लगाने की शुरुआत करी है। बट फिर भी मैं उनसे कहूँगा कि जो भी पैसा अभी लगा रहे हैं, ये एक शॉर्ट टर्म व्यू लेके मत लगाइए जी, क्योंकि इलेक्शन की माहौल, इंटरनेशनल माहौल में 6-7 महीने में जो भी मैं मूव्स कह रहा था, एक थोड़ी 3 साल की आउटलुक रख के अब करें। और मेरा यही रुझान है उनको कि 2 चीज़, पहले कि आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करिए कि एक पॉइंट नहीं मिलेगा आपको वॉलेटिलिटी के टाइम में कर। सेकेंड चीज़ यह है कि आपको एक लार्ज कैप मिड कैप का एक ब्लेंडेड पोर्टफोलियो में, तो अगर आपको क्लियर है 5 साल का व्यू, मैं कहूँगा 60% मिड एंड स्मॉल कैप, 40% लार्ज कैप। तो अगर उससे कम है तो मैं रिवर्स करूँगा कि 60% लार्ज कैप, 40% मिड एंड स्मॉल कैप, क्योंकि ये कैप गुड साइकिल, ये सब वहाँ पे उनकी ऑर्डर बुक, उसके बाद पी रेशियो, उसके बाद रिटर्न्स आएंगी ना, तो थोड़ा टाइम उसमें लगेगा। तो ये एक 60-40, 40-60 का आप बैलेंस रखे। एक प्रश्न और आपके लिए, मैं आपको बहुत तकलीफ दे रहा हूँ आज। 40 साल का दायरा हुआ, सेंसेक्स 100 से 40,000 हुआ 40 साल में। 40,000 से 80,000 में कितना समय लगना चाहिए आपके हिसाब से? 40,000 से 80,000, देखिए रूल ऑफ 72 सबको पता है जी, राइट। रूल ऑफ 72 माने 72 डिवाइडेड बाय द रेट एट विच यू विल कंपाउंड विल गेट। तो मेरे ख्याल में 3.5 years जी में हो जाएगा, क्योंकि 18% तो 4 years बनता है जी। तो 18% तो हमारी नॉमिनल GDP ही आज करीबन 12-13% में है। तो स्टॉक मार्केट में ब्लेंडेड आपको लार्ज कैप में 14-15 और मिड कैप में 20-22 मिलना चाहिए। तो 18 तो आसान से बन सकती है। मेरे उम्मीद है कि उससे भी बेहतर करीबन 20% पर एनम के रिटर्न देख सकते हैं, तो 3.5 साल में 80,000 पहुंच सकते हैं। क्या ये देखिए, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। और बात बिल्कुल सही है। जितना समय 79 का 100 का बेस था ना जी हाँ, और उससे अब आप देखिए ये जो हासिल हुआ है स्तर, और अब हम बात कर रहे हैं 40,000 के स्तर छूने की, और बेहद करीब ही हैं, बहुत दूर नहीं है। तो ये लंबा ज़रूर गया आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसने बाकी के एसेट्स क्लास को तो आउट परफॉर्म ही किया है। जी हाँ हेमंत जी, हमारे पास काफ़ी डेटा है जो हम आपसे 2-4-5 दिन में शेयर करेंगे। तो यही बात हो रही थी बाजार में कि 40 साल लगे 100 से 40,000 पहुंचने में, तो 40 से 80 में कितना समय लगेगा? अब आपने बताया 3.5 साल।
कोई और हमें देख रहे हों और वो समझ रहे हो कि ये बहुत अग्रेसिव टारगेट है, तो फिर भी 4-5 साल में हो जाना चाहिए। बहुत आराम से हो जाना चाहिए। तो ये मत सोचिए, वो आज मैंने सुबह सुबह एक ट्वीट किया कि बहुत सारा पैसा जो है ना वो इन्वेस्टर इंतज़ार करते रहते हैं कि करेक्शन होगा, इसको सोच विचार में, तो उसमें पैसा तो देखिए आप जो कहते हैं ना खो जाते हैं आप उस अपॉर्चुनिटी लॉस, बड़ी लॉस होता है। तो आप टाइम मत करिए कि करेक्शन कितना होगा, कितना गहरा होगा, आप इन्वेस्ट करिए। फंड मैनेजर्स आपके सामने हैं, तो ऐसे बाजार में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए शुक्रिया। और एक और बात के लिए शुक्रिया, वो जो आपने MBA की बातें हमें याद दिलाई। MBA में हम लोगों ने 4 C's पढ़ा था, तो 3 C's ध्यान रखिए, ये 3 C's को याद रखिएगा। कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कमर्शियल बैंक्स, ये वो 3 पॉकेट्स हैं। आप पैसा देंगे सुनील सुब्रमण्यम साहब के फंड को, तो वो भी इसी में लगाने वाले हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स देखिए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किरण जी, चंदन जी, शुक्रिया आपका आज सुबह सवेरे बेहतरीन स्टॉक्स हमें बताने के लिए। राणे ग्रुप के स्टॉक्स देखिए हमारी टेकर टीम आपको बता रही है, ये आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बल्कि आज बहुत सारी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। राणे होल्डिंग, राणे ग्रुप के सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए। मुझे याद है शिवम ऑटोटेक, आज आशीष ने जैकपॉट स्टॉक बताया था, वो भी देखिए 12-14% ऊपर है। अच्छा प्रदर्शन ये तमाम स्टॉक्स दिखा रहे हैं। तो विदा ली जाए अपने दर्शकों से, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीन।